आज का पॉडकास्ट जो है वो फोकस करेगा कि वैराग्य क्या है और वैराग्य की अति आवश्यकता इस संसार को क्यों है, और पुराणों में या फिर शास्त्रों में, नॉट पुराणों में, शास्त्रों में वैराग्य की इतनी बातें क्यों करी गई। देखिए, कुछ चीज़ों का पहले अर्थ जो है वो समझना ज़रूरी है। वै मतलब होता है विपरीत, और राग शब्द निकला है राग से। वैराग, विपरीत राग, बियॉन्ड, और वै मतलब बियॉन्ड, राइट। सो व्हाट इज दिस स्टेट एग्जैक्टली? There are two kinds of thing in life. Number one राग, नंबर टू विराग या फिर द्वेष। एक है राग जो हम शास्त्रीय संगीत में गाते हैं, जिसको कहा जाता है, एक्चुअली में जो राग का अर्थ है अगर आप देखें तो वो होता है आकर्षण, और द्वेष का मतलब होता है विकर्षण। राग द्वेष। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैं ये करना चाहता हूं पर मैं ये नहीं करना चाहता, तो जो भी आप करना नहीं चाहते हो वो द्वेष हो जाएगा उस वक्त। और राग क्या है कि मैं मतलब बेसिकली वासना, जो भी आपकी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हो तो आपको खुशी मिलती है, आपको कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। लेकिन आप उससे विपरीत कोई काम करते हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आयु होती जाती है, आप जो कंफर्टेबली 20, 20, 30s में काम कर रहे थे वो आपको पसंद आते हैं, बट अगर 40s में आप 35, 40s, 45 पहुँचेंगे तो आपने देखा होगा कि एक साइड ऑफ द बेड आपको पसंद है तो उसी पे आप सोते हो, आपका एक कमरा है, तो एक हैबिचुएशन है बेसिकली। तो वैराग एक ऐसी स्टेट है जहां पे ना आपको राग से कोई फर्क पड़ता है, ना ही आपको विराग से कोई फर्क पड़ता है, या इन्हीं द्वेष से कोई फर्क पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो खत्म हो जाता है। इस संसार में या तो आदमी राग चलित है या फिर द्वेष चलित है, इसके अलावा आदमी नहीं मिलेगा आपको कोई भी। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं पर हम वो करते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने म्यूज़िक का स्टार्ट किया तो मेरा म्यूज़िक राग था पहले से ही, तो नेचुरली वो मेरे लिए एक कंफर्टेबल जोन था शुरू से ही, बचपन से ही। लेकिन आते आते मुझे पता चला कि अगर मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है तो मुझे मार्केटिंग सीखनी होगी, और मार्केटिंग सीखने के लिए मुझे म्यूज़िक को छोड़ना होगा। और मार्केटिंग एक बहुत बोरिंग चीज़ है, उस वक्त लगती थी, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मार्केटिंग का जो आपके अंदर माइंड सेट बना रखा है लोगों ने, वो बेकार है। वो इमेज जो है वो कि डिस्ट्रीब्यूटर और ये फलाना प्रोडक्ट और ये सोल्यूशन मार्केट फिट और ये सब जो भी है, प्रोडक्ट मार्केट फिट और व्हाटएवर जो भी आप लोग को, ये सब मार्केटिंग नहीं होती है। जो कि आपको इसमें जो बुक है, क्या नाम है इसका, मार्केटिंग बाय फिलिप कोटलर, वो एक सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन लिस्ट और 4 प्रकार के प्रोडक्ट, और मतलब 4 प्रोडक्ट्स, 4 टाइप्स ऑफ पीस। लोग इसी में, MBA वाले, BBA वाले इसी में ज़्यादा है, बोरिंग है, बोरिंग है। बोरिंग कुछ नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल अटेंशन को कैसे खींचा जाए, ये है मार्केटिंग। और जब अटेंशन खींच ली गई तो जब लोग कमरे में आ गए तो उन लोगों से क्या बातें करी जाए, ये सेल्स है। तो फिल्ट्रेशन एंड मैग्नेटिज्म इज मार्केटिंग, यानी किस प्रकार के लोगों को अपने अंदर लेके आना है, और जब वो अंदर आ जाएं
तो उनसे ऐसी क्या बात करनी कि उनको पैसा निकाल के वो दे दें। सिंपल सेल्स एंड मार्केटिंग ये है। मार्केटिंग में सिंपल चीज़ है कि ऐसा नहीं कि हर समय आपको एक आदमी को अंदर लेके आना है अपने घर में एक कमरे में और आपको उसको हर समय उसको पैसे निकालने। हो सकता है कि आपको उससे कुछ और निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कैंपेन है, ये भी सब मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। तो हर एक नेता क्या क्या बात कर रहा है, राइट। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि इतना डीप नहीं जाऊंगा इसमें, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मार्केटिंग इज नेवर अबाउट द थिंग्स यू हैव सीन एक्चुअली, or the image you have inside the brain. So what happened was कि when I started, I did music for around 12 years and in 2020 I started to see, मैंने ये फोरकास्ट करना चालू किया, फोरसी करना चालू किया, अगर मुझे वाकई में अच्छा जीवन जीना है तो सिर्फ म्यूज़िक से काम नहीं चलेगा, मुझे मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। और मार्केटिंग मेरे लिए द्वेष था, एक द्वंद्व क्रिएट हो गया था, राइट। लेकिन क्योंकि मेरी मोहब्बत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी संगीत से, तो इस संगीत की, ये सिंगिंग की मोहब्बत के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो शुरू में मैंने इसके लिए घर वालों से पैसे लिए, मैं मेरठ गया, वहाँ पे सीखा। फिर मैंने साउंड इंजीनियरिंग सीखी 4 लाख लगा के। फिर मैंने इसी सिंगिंग के लिए एक्टिंग सीखी 30-40 हज़ार रुपये लगा के, जो कि 1-1.5 महीने का कोर्स था। फिर वहाँ से वापस आया तो फिर मैंने उसके लिए सिंगिंग के लिए, सिंगर बनने के लिए या सिंगिंग के लिए, म्यूज़िक के लिए मैंने कैमरा चलाना सीखा, एडिटिंग सीखी। फिर मैंने इसी के लिए म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा कि मैं इसमें कुछ कर जाऊँगा। फिर मैंने इसके लिए लाइव शोज़ ये सब करने चालू किए। फिर फाइनली जब मैं आखिरी में 10-15 व्हीकल्स को ट्राई कर चुका था जो कि म्यूज़िक और नॉन म्यूज़िक रिलेटेड थे, तो 2020 में मेरे को क्लैरिटी आई कि ये दुनिया एक नंबर की सी है, यहाँ पे गाइडेंस सही नहीं मिलती आपको। तो जो आदमी बात कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो एक नंबर का मूड बुद्धि है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी एक नंबर के मूड बुद्धि हैं, उनको भी यही क्लैरिटी नहीं पता होती, जो बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल हो गए हैं गलती से। वो बातें क्या करते हैं, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करते रहो, लगे रहो, होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो राइट गाइडेंस जो होती है, राइट नॉलेज जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स होती है। और जब मुझे फाइनली 10-15 साल लगे इस राइट नॉलेज तक पहुंचने के लिए, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे अपना सारा फोकस मार्केटिंग पे करना चाहिए। उससे पहले मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वायरल वीडियोस करना चाहता था, मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल भी गए थे, बहुत डेडिकेटली मैं यूट्यूब कर रहा था। और 2020 में मैंने यूट्यूब बंद कर दिया और रियाज़ करना भी बंद कर दिया। मैंने कहा मैं जब तक रियाज़ नहीं करूँगा और तब तक यूट्यूब नहीं करूँगा जब तक मैं ये फिगर आउट ना कर लूँ कि मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है। कुछ 1 साल बाद मैंने थोड़ा बहुत उसमें सक्सेस पाई, अपने डिग्री कंप्लीट करी, उसमें मेरा कुछ 1-1.5 लाख रुपए चला गया। फिर मैंने उसी पैसे से थोड़ा अपना मनपसंद एक व्हीकल ख़रीदा, तो व्हीकल 2,10,000 का था। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। फिर उसी मार्केटिंग को और गहराता गया, सीखता गया, शोज़ करना स्टार्ट कर दिए खुद के अपने, बिना इवेंट्स कंपनी के। और आज फाइनली मैंने 2024 जनवरी में मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी एक एकेडमी खोलूँगा, HighNotesAcademy.com। और फाइनली मैंने वो किया, बिना इस पे फोकस किया कि वेबसाइट बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, वेबसाइट गूगल पे लिस्टेड होनी चाहिए, वेबसाइट हर जगह टी-शर्ट पे लिखी होनी चाहिए, लोगों को सब हर जगह फैला दो उसको। ये सब मेरा आप देखोगे नहीं मिलेगा आपको।
अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे जो डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटर्स हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे नेवर फोकस ऑन वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट पर कभी जाके कोई खरीदता नहीं. सो आई हैव वर्स टू वर्स लैंडिंग पेजेस, I have worse to worse squeeze pages in my website, but my messaging is always right, and my ads are always right. The hooks of the ads, the story which I tell to the people, and the case studies which I have is making a significant effect on your, because it's ultimately it's all about I am communicating to Rahul. Let's say my avatar is Rahul. और लड़कियों में अंजलि, राइट. एंड राहुल एंड अंजलि, दीज पीपल आर माई ड्रीम कस्टमर्स, राइट. एंड आई एम टारगेटिंग दीज पीपल. तो इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड देम. नो बडी केयर्स अबाउट वेबसाइट, नो बडी केयर्स अबाउट लैंडिंग पेजेस, नो बडी केयर्स अबाउट ऑल दिस शिट. वन इज द लास्ट टाइम आपने कोई लैंडिंग पेज को देख के खरीदा हो कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत लैंडिंग पेज है, चलो खरीद लेते हैं. बहुत खूबसूरती से इमेज ऐड बनाया है, बहुत खूबसूरती से DSLR से शूट किया है, तो भाई क्या क्वालिटी है, चलो ख़रीद लेते हैं. कब ख़रीदा आपने? आप ख़रीदते वक्त क्या देखते हो कि ये कितने का बेच रहा है, ये क्या बेच रहा है, और ये क्या कह रहा है, और मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये फ्रॉड है, क्या मुझे इस पर भरोसा है, मुझे ये चाहिए तो, लेकिन क्या मुझे इस पर समझ नहीं आ. तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, राइट. इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दैट यू आर मेकिंग योर ईगो ट्रिप पे चले गए आप. देखो मेरी वेबसाइट कितनी खूबसूरत, विच इज absurd. सो व्हाट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैंने मार्केटिंग को स्टडी करना चालू किया तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं कर सकता हूँ इसको. मतलब ये था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. मुझे लगता है कैसे होगा ये वो. फिर मैंने बड़े बड़े जो US के मार्केटर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे स्पॉटिफाई पे हैं, उनकी बुक्स पढ़ी, उनको समझ. इट वॉज रियली सिंपल. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा. सो मेरा द्वेष जो है वो राग बनने लगा. तो मेरा जो इंटरेस्ट है डिसइंटरेस्ट इंटरेस्ट बनने लगा, राइट. तो ये एक राग और द्वेष का जो साइकिल है वो हर एक इंसान के माइंड में चलती रहती है, और इस दोनों से ही मुक्ति पा जाना वैराग्य कहलाया जाता है. अब मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि यू शुड लीव इट, यू मस्ट लीव इट. मुक्ति का मतलब यह है कि आपके घर वाले आपको परेशान नहीं कर रहे हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा. ये मुक्ति है. मतलब समझे क्या है? मतलब ये है कि आपका जो काम है वो आपको बांधे नहीं हुए हैं. आप उस काम को 2025 में कर सकते हो, फिर छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद 2035 में भी कर सकते हो. बीच में 10 साल कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये वैराग्य है. मतलब क्या? घोड़े पे बैठो और तुरंत उतर जाओ. अब घोड़े पे बैठे ही रहो और उतरो तो भी घोड़ा पिछवाड़े में चिपका हुआ है. कहीं जा रहे हो तो घोड़ा पिछवाड़े में चिपका हुआ है. तुम्हारी आइडेंटिटी ही घोड़ा है. तुम क्या हो तुम्हें पता ही नहीं है. मैं कौन हूं? मैं एक सिंगर हूं. अरे घोचू, तुम सिंगर नहीं हो, तुम मूर्ख हो. मैं कौन हूं? मैं एक एक्टर हूं, बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर. तुम मूर्ख हो, तुम बॉलीवुड के एक्टर नहीं हो. मैं कौन हूं? मैं बिलियनियर हूं. तुम कुछ नहीं हो तुम. ठीक है, यू आर एक्चुअली नथिंग. बट ये ह्यूमन सोसाइटी ने बना दिया कि आप कुछ हैं, समथिंग. एक्चुअली नोबडी इज नथिंग. बिकॉज ये आटे दाल का भाव पता चल जाता है एक गोली पड़ जाए सर पे. अभी एक गोली मार दे सर पे तो यू आर नथिंग. देन ना आपका काम आपको बचाएगा, ना आपकी फैमिली आपको ज़्यादा समय तक याद करेगी, ना आपके दोस्त आपको याद करेंगे. सब वासना ग्रसित. मैंने क्या कहा? वासना का जीत है यहाँ पे हमेशा वासना की जीत होती है. इस जगत में हमेशा वासना की जीत होती है. तो आपको भुला दिया जाता है आपको, क्योंकि वासना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए.
यहां पे लोग आते हैं अपनी वासनाओं को लेके, जन्म ही वासनाओं की वजह से होता है, ये लोगों को समझ नहीं आता। इस वासनाओं के चक्कर में ही आपकी परेशानियां हैं सारी। और वैराग्य क्या है? वासना को छोड़ पाना। कब तक? जब तक आप चाहो तब तक। पकड़ पाना जब तक आप चाहो तब तक। मतलब घोड़े पे आप उठोगे और घोड़े पे आप बैठोगे, घोड़े पे उतरोगे जब चाहो तब, 5 मिनट में अभी, या तो 5 साल बाद, या तो 50 साल बाद, या तो 10 साल बाद। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? अरे मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो अपने काम के बिना नहीं रह सकता, हाय 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 हाय, अरे मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो गाने बिना नहीं रह सकता, अरे मैं तो डांसर हूँ, मैं डांस करे बिना नहीं रह सकता, हाय 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 हाय, अरे मैं कैसे अपनी आइडेंटिटी छोड़ दूँ, अरे मैं IAS नहीं हूँ, अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे वर्दी चाहिए, हाय 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 हाय। अरे यही हो रहा, फड़फड़ा रहे हो। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब होता है कि आप किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी पहचान को इमीडिएटली छोड़ सकें, किसी भी वासना को इमीडिएटली छोड़ सकें, और उसको छोड़ने के बाद आप उसको इमीडिएटली जब चाहे तब पकड़ लें। मतलब घोड़ा आपके पैर के नीचे है, नीचे लेटा हुआ है और गर्दन पे आपने पैर रख रखा है। जैसे आपने देखा होगा काली माता एक राक्षस के ऊपर पैर रख के बैठी होती या खड़ी होती, तो वैसे ही घोड़े के गले पे आप पैर रख के खड़े हो, और जब आप कहोगे घोड़ा उठ तो घोड़ा उठेगा, और जब आप कहो घोड़ा बैठो घोड़ा बैठेगा। ये है वासना, ये है वैराग्य। लेकिन वैराग्य का मतलब क्या है? लोगों ने क्या समझ लिया? अरे वो तो वैरागी हो गया, वो तो वैरागी, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, उसको कोई मोह माया नहीं है। अरे मोह माया कैसे नहीं होगी? चलो माया का कंट्रोल आ सकता है, मोह का तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं आ सकता। माया क्या होती है? माया मतलब ये है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे वो मिल जाए तो ये हो जाएगा, मुझे ये मिल जाए तो वो हो जाएगा। जो भी हो जाएगा वो कुछ होता नहीं है, होता कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बकैती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नहीं होता, एक इल्यूजन है कि मैं PS5 खरीद लूंगा तो मेरी जिंदगी अच्छी हो, इल्यूजन है कि मेरे पास कार होगी जिंदगी अच्छी, मेरे पास एक सुंदर पत्नी, एक पत्नी है आपको प्यार करती है, अब मेरे पास सुंदर पत्नी होती तो अच्छा होता। आदमी यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ गई, उसको लग रहा है कि अगर उससे भी शादी हो जाएगी तो ये वाली और जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जो जिंदगी अच्छी नहीं होती। इसको माया बोलते हैं। माया का मतलब होता है गलत फहमियाँ, उर्दू वर्ड है, इसको डाल लो, कोई भी बोले गलत फहमी, ज़्यादा उसमें नाटक मत करो कि माया का मतलब होता है कि सब माया है, मतलब सब बेकार है। अरे सर फोड़ लो, पता चल जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। माया मतलब होता है गलतफहमी, सिंपल चीज़ है ना। अब ये गलतफहमी कैसे दूर होती है? क्या आपको शास्त्र पढ़ के दूर होगी? नहीं, फिर आप फंस गए। क्या भगवत गीता, अष्टावक्र गीता पढ़? नहीं, फिर फंस गए आप। ऑब्जर्वेशन से। अरे भैया जब रुक के ठहर के एक चीज़ खरीद लो, खरीद के देखो ना क्या हो रहा है, फिर दोबारा आपका मन कहेगा कि ये भी खरीद ले, ये इससे भी मोहब्बत रचा ले, वो लड़की बना ले गर्लफ्रेंड, ये सब करके देखो। लेकिन चक्कर क्या है? तुम देखते तो हो लेकिन देखते नहीं हो। मतलब क्या, इंटरनली क्या हो रहा है हर एक ऑब्जेक्ट को खरीदने के बाद, हर एक सिचुएशन, हर एक एक्सपीरियंस को, हर एक अनुभव को भोगने के बाद, उसका बोध होने के बाद, when you experience something you have to observe what is it doing inside you. You have the idea but you don't ask the question. Even if some people don't have the ideas, and some people have the idea but they don't ask the question. What is your problem, bro? The problem is that you think that आपके इतने फॉलोअर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं होता। शादी करोगे तो भी ज़िंदगी झंड है, शादी नहीं करोगे तो भी ज़िंदगी झंड है। एक बात याद रखना, जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो गया और पूरे देश में घूमने के बाद उनसे आनंद ने पूछा कि ये बताइए कि व्हाट इज़ लाइफ? तो उन्होंने कहा लाइफ इज़ मिजरी, जीवन दुख है। क्योंकि यहां पे हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है।
हमने प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप के बारे में बात करी थी कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एक प्रॉब्लम वो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाएगा। इट्स अ लूप, इट्स अ पैराडॉक्स, इट्स अ एंड यू आर इनटू अ डायलेमा। आप डायलेमा में फंसे हुए हैं और ये पैराडॉक्स है। ये यूनिवर्स पैराडॉक्सिकल यूनिवर्स। यहां पे हमेशा क्या है, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मेंटल पे शिफ्ट हो जाती है। यही होता ही है। सारा आप अमीर बनने की कोशिश करते हो, जब फाइनली अमीर हो जाते हो तो आपके सबसे गरीब का जो मन है वो शांत है वो अपना अचार खा रहा है, खटिया पे बैठा हुआ है, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, किसानी कर रहे हैं, सुबह उठता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता है। अब वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आपने अमीर बन गए आप, अब आप शहर में दुबई में रहने लग गए, वहाँ मज़ा आएगा नहीं। लग रहा है वीडियोस में देख कर अरे दुबई में घर है, कुछ नहीं होता। यही तो चक्कर है कि कोई किसी को बता नहीं सकता है। मैं आपको बता नहीं सकता, आपको खुद देखना पड़ेगा। वही तो मैं कहता हूँ कि देखना का मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सबको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। बिना ऑब्जर्व किए हुए आपको एहसास नहीं होगा, बिना ऑब्जर्व किए हुए आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होना मात्र ऑब्जर्वेशन नहीं है। अनुभव को देख के उस पर प्रश्न उठाना और उस साइकिल को कंप्लीट करना, वो ऑब्जर्वेशन है। कि भाई यहां सुख नहीं है तो सुख कहां है, ये 2 चीजें उठनी चाहिए। लेकिन लोगों के पहले तो ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। मेरे बताने से लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो कृष्ण भी बोलते सब माया है, तो क्या मतलब लोगों ने छोड़ दिया। दुनिया के सबसे पापी लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, दुनिया के सबसे पापी लोग शिव की पूजा करते हैं। ना उन्होंने शिव सूत्र पढ़े हैं, ना उन्होंने भगवत गीता कभी पढ़ी, उसका ज्ञान, बस उसका टीकाकरण करते, आरती उतार, दिवाली में आरती उतार रहे हैं। उनसे पूछो एक श्लोक का मतलब बता दो तो कहेंगे कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि काम करते रहो, फल अपने आप आता रहेगा, चिंता मत करो। मतलब उसमें भी फल डाल, वही श्लोक उठाया जिसमें फल की बात हो रही। और उनको श्लोक नहीं मिला कोई। उनसे पूछो एक श्लोक बताओ, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उसमें फल की बात, वही उनको फल ही। भाई कह रहे हो वासना जगत है ना भैया, यहां वासना की जीत होती है। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। आप मर जाओ अभी, 10 दिन बाद दुनिया चलने लगेगी आपकी फैमिली से। कोई किसी, कौन रुक रहा है? और लोग सोचते हैं हमारी बीवी का क्या होगा। अरे कितने जन्म हो गए, कितनी बीवियां आई, कितने पति गए और कितनी पत्नियां बनी। चलो जन्म मृत्यु नहीं मानते हो, उसको छोड़ो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अगर सोचो, अगर तुम्हारे हैं हो तो एक इमेजिनेशन में लेके जाओ इसको कि क्या है, कौन सी मां तुम्हारी सगी मां है, ये बता दो। पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म की, उससे पिछले, कौन से, क्या है ये, क्या चल क्या रहा है? बस शरीर धारण किए जा रहे हो और वासनाओं को निकालने के लिए तुमको शरीर मिल जाता है और उसके बाद शरीर का इस्तेमाल करते हो, शरीर को मोटा पतला कर देते हो, मर जाता है शरीर। शरीर में 50 बीमारियां डाल देते हो। और तुम कर क्या रहे हो पिछले 10,000 साल से, ये बताओ। पिछले 20,000 साल से, 15,000 साल से तुम क्या कर रहे हो? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा प्रश्न है, एक सिंपल सी चीज़ है जो कि देखने उपयोगी है, देखने योग्य है। वो ये है कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन सिर्फ बढ़ा लें तो हम सिर्फ भौतिक जगत में ही कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में भी अपने आप को सफल कर सकते हैं। अभी आपको जो भी है सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, राइट? थोड़ा बहुत मुझे सुनते हो, कई लोगों का परिवर्तन भी हुआ है जीवन में और अच्छा परिवर्तन हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग लाइक यू आर एबल टू डू दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट माई क्वेश्चन टू यू इज,
हाउ वुड यू लाइक टू हैव दिस स्टेट ऑफ वैराग्य? कैसा फील होगा आपको अगर आपको वैराग्य की स्टेट प्राप्त हो जाए? मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे घोड़ा आपके पैर के नीचे लेटा हुआ है, ना कि घोड़े के पैर के नीचे आप लेटे हुए, उल्टा है हो रहा है। आपकी गर्दन घोड़े के ऊपर है, घोड़ा आपके गर्दन को दबाए हुए अपने पैरों से। यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जब मैं आत्मज्ञान के रास्ते पे आया था तो शुरू में मुझे नहीं पता था वैराग्य क्या होता है। बस मुझे ये पता था कि मुझे अगर इस दुनिया से, इन चूतियों से, इन गधे खच्चरों की दुनिया से जो मेरे को बार बार अपने दुखों में शामिल कर लेते हैं, मुझे इससे बाहर आना है। मुझे इन लड़कियों के चक्करों से बाहर आना है। मुझे इस तन्हाई है जो मेरे अंदर वीरानियाँ हैं, जो वीरानापन है, जो वीराना अंदर हो रखा है, जो एक लोनली, इनसे बाहर आना है मुझे। उस वक्त मेरा था, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया संगीत, भाड़ में सब कुछ गया। मुझे पहले ये चाहिए कि भाई मुझे इन पे विजय प्राप्त करनी, इन लोगों पे। और विजय प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें होती है, या तो आप बाहर कुछ करो, बाहर आप सब पे विजय प्राप्त कर भी लोगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा वो भी। मान लो प्रधानमंत्री बन गए, इंटरनल स्टेट के बारे में कौन बात करेगा? और कितने कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कितने प्रकार की चीज़ें, डर होते हैं जब आप बहुत ऊपर के पद पे होते हो, जहाँ पे आपके पावर होती है। हर समय डर होता है कि पावर चली ना जाए। और दूसरा तरीका था कि अंदर विजय प्राप्त कर लूँ, जिसमें दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। आप खड़े होगे, आपके बगल में एक आदमी खड़ा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाहर कुछ करोगे तो आप किसी के बगल में खड़े होगे तो डिफरेंस पता चलेगा, आपके कपड़ों से, आपके चेहरे के कॉम्प्लेक्शन से, आपकी कार से, आपकी धन प्रतिष्ठा से, कि भाई कोई आ रहा है। ऐसे खड़े हो गए, ऐसे लगे कोई है ही नहीं। मतलब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि बाकी लोग जरा सा कुछ हो जाता है, उनकी फट के चार हो जाती है। यहाँ पे आप फियरलेस खड़े हुए हो। क्योंकि जिस आदमी, देखिए चक्कर होता क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मोहब्बत भी हो जाए और आपको दर्द भी ना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएं, बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति बन जाएं, या शादी कर लें, या बच्चे पैदा कर लें, या कुछ हासिल कर लें तो आप डिटैच हो जाएंगे। और आपका क्वेश्चन ये है कि सब कुछ होता रहे, मैं सारे मजे काटूं, लेकिन मैं फियरलेस रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं बात क्या कर रहा हूं? मैं बात ये कर रहा हूं कि हाउ टू रीच दैट लेवल ऑफ विजडम, जहां पे ये एक ऐसी विजडम हो कि आप कहीं खड़े हो और बाकी सबकी फटी पड़ी है, लेकिन आपके अंदर एक विल पावर है। वो विल पावर आपके अंदर फियरलेसनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीख लिया है, जिसको हम वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य इज नथिंग बट लेटिंग गो, आर्ट ऑफ लेटिंग गो, नथिंग लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंस इज कि द मोमेंट you are into the state of vairagya. Now listen this very carefully, please write it down somewhere. The vairagya state can cancel out the desire or terminates the desire completely, but not attachments. Please understand, these two are very different things. What are these two different things? कि वैराग्य की जो अवस्था है वो आपकी वासनाओं पे नियंत्रण तो ला सकती है, वासनाओं को खत्म कर सकती है, वासनाओं से आपको लिबरेशन दिला सकती है। लेकिन अगर आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, इनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, सॉरी इश्क नहीं करते मतलब प्रेम करते हैं, तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास कोई एस्केप नहीं है
कि हाउ टू बी डिटैच्ड लिविंग विद योर रिलेशंस, यू कैन नॉट डू दैट, दैट इज अ वेल नॉट क्वेश्चन, नॉट राइट क्वेश्चन। तो वहां पे अगर किसी को कैंसर होगा, किसी की सफरिंग होगी, तो आपको उतनी ही सफरिंग होगी। तो लेट्स से कि अगर आपकी पत्नी है, आप उससे प्रेम करते हैं और आप उससे अभी नई नई शादी करके आए हैं, आपका 1-1.5 साल हुआ है, और उसको एकदम से कोई बीमारी हो जाती है या फिर उसके साथ कोई विवाद उठाता है जहाँ पे वो किसी और के साथ चली जाती है या उसकी डेथ हो जाती है या कोई दुख आ जाता है उस रिश्ते में, तो क्या आपको वैराग्य की स्थिति प्राप्त है? क्या आपको दर्द नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वैराग्य की स्थिति ऐसे में क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। वैराग्य की स्थिति ये कहती है, वैराग्य कहता है कि पड़ो ही मत चक्कर में, और अगर चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे लगेंगे। अब एक जो थोड़ा सा दिक्कत एक ये आ जाता है कि आपके अंदर क्योंकि विल पावर है तो आप उससे बाहर आ सकते हो, क्योंकि ब्रॉडर विजन है आपकी लाइफ को लेके। पर जो जर्नी है, यात्रा है, उसमें उतना ही दर्द होगा जितना एक नॉर्मल आशिक को होता है। सेम अगर आपकी माँ को कैंसर है, आपके माँ के साथ कोई परेशानियां हैं, घर में कोई दिक्कतें हैं और आप बहुत अटैच्ड हैं घर को लेके, तो वैराग्य कहते हैं अटैचमेंट पालो ही मत। लेकिन वो हो नहीं सकता हर केस में, तो आपको वो होगा ही होगा, दर्द वो होगा ही होगा। बात ये नहीं है कि कुछ एकदम अच्छा फील होता रहे, सुख दुख जो है हमेशा सुखी बना रहे, ये नहीं है। बात ये है कि पहली चीज तो ये है कि अटैचमेंट रिलेटेड जो सुख दुख है वो चलता रहेगा अगर आप अटैचमेंट पालोगे तो। और आपको डर भी होगा कि मान लो कोई आपको थ्रेटन कर रहा है कि आपको गोली मार देंगे, तो आपको अपनी बीवी याद आएगी, अपने बच्चे याद आएंगे, अपने मम्मी पापा याद आएंगे, वो आएंगे भी, जैसे कोई आर्मी में है उसको याद आएंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप उससे जल्दी बाहर आ जाओगे, चाहे मरने के पहले चाहे मरने के बाद। अभी मरने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप में से कई लोग संदीप महेश्वरी के और आचार्य प्रशांत के प्रशंसक हैं, तो वो ये कहते हैं शरीर के बाद सिर्फ चेतना बचती है। बचती है लेकिन अगर शरीर के बाद सिर्फ चेतना ही बचती है तो इतना टर्मोइल में जाने की क्या ज़रूरत, जब आपको चेतना में ही जाना है, अल्टीमेटली लिबरेशन ही चाहिए, हर कोई मोक्ष में ही है, तो गोली मार लो अपने आप को। व्हाई नॉट किल योरसेल्फ? आपने देख रखा संसार में कुछ नहीं, क्योंकि जाना तो आपको चेतना ही, बनना तो चेतना ही है, मोक्ष चाहिए आपको। तो ये कहते हैं ये दोनों गुरुज कि आप मोक्ष में ही हैं, तो गोली मार लो। और ये कहते हैं कि शरीर खत्म होने के बाद जो है सिर्फ मोक्ष बचता है, मतलब सिर्फ चेतना बचती। सो एक है ब्रह्म जो कि बीज है, जो कि सीड ऑफ रियलिटी है, जहां से सब पूरा ये बीज है, और एक है बड़ा सा पेड़। तो ये दोनों ये बात करते हैं कि एक पेड़ है और एक बीज है, उसके बीच में कुछ नहीं है। मतलब ना कोई रूट्स निकले, ना कोई स्टेम बना या प्लांट बना, इतनी सारी लेयर्स सीड के अराउंड। भाई सीड क्या है, छोटी चीज़ है, उसके अराउंड लेयर्स बनती है ना, रूट्स निकलते हैं, फिर वो एक लेयर होती है, फिर एक और लेयर बनती है, फिर एक और लेयर बनती है, ऐसे करते करते फिर एक स्टेम बनता है। उस स्टेम्स में कितनी सारी लेयर्स होती हैं, पत्तों में लेयर्स होती हैं, है ना। तो ये लेयर्स की बात ही नहीं करते, जबकि हमारा जो आयुर्वेद है उसमें साफ साफ बोला गया 5 प्रकार की लेयर्स होती हैं। जब शरीर मरता है तो 2 प्रकार की लेयर खत्म हो जाती है, 3 प्रकार की लेयर बचती है। और महावैराग्य जो है या फिर महासमाधि की जो है, जहाँ पे आप ये लेयर को डाइसेक्ट करके हटाते हो, जो कि डीप मेडिटेशन में होता है, बट मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो सीन क्या है कि मरने के बाद सिर्फ चेतना बचती है। ये एकदम सरासर गलत है। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को इतना इवॉल्व करने के बाद जो सॉफ्टवेयर है जिससे वो इवॉल्व हुआ है, वो सॉफ्टवेयर भी कॉम्प्लेक्स होगा।
सॉफ्टवेयर इतना सिंपल नहीं होगा। अगर आप सिर्फ पार्टिकल्स को देखेंगे तो राइट फ्रॉम द एटम्स टू मॉलिक्यूल्स टू द कंपाउंड्स एंड एवरीथिंग देयर आर लेयर्स, and then the planets are formed, the gross realities are formed, the cerebral capacity has reached at a certain state because of the layers. So there are a lot of layers. If you dissect a tree, there is layer. If you dissect the human beings, there are layers. If you dissect the planets, there are layers. You cannot just say कि consciousness है और body है. You have to say in this something in between also. And in fact, I'll just say to you right at your face that 3 लेयर्स का तो आपको एक्सपीरियंस भी है। पहली जो लेयर है वो है भोजन शरीर, यानी जो है आपका वो उसका आपको एक्सपीरियंस है, यानी फिजिकल बॉडी। दूसरी लेयर जो है जिसको प्राणमय शरीर कहते हैं, या सॉरी मनोमय शरीर कहते हैं, यानी मन, जहाँ विचार है, जहाँ इमोशंस हैं, स्मृतियाँ हैं। इसका भी आपको कि अंदर थॉट्स होते हैं, अंदर विचार होते हैं, अंदर भावनाएं होती हैं, अंदर विजुअल्स होते हैं, ऑडिटरी इमेजेस होती हैं। और तीसरा एक और है जहाँ पे अंदर आपकी ऊर्जा भी होती है, तो आप देखते हो ऊर्जा कभी ज़्यादा है, ऊर्जा कभी कम है, ये सब आपको फील होता है। अब अगर आप देखोगे सिर्फ इन तीनों को अगर आप देखोगे तो जो स्थूल शरीर है वो स्थूल है, थॉट जो है वो उससे थोड़ा सटल है, और थॉट से भी ज़्यादा जो सटल है वो ऊर्जा है। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि थॉट ज़्यादा प्रोमिनेंट है या ऊर्जा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप सीधा बोल दोगे नहीं, थॉट ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मतलब थॉट ज़्यादा आपको समझ में आता है, ऊर्जा उतना फील नहीं होती है, थॉट ज़्यादा फील होता है, राइट। और शरीर उससे ज़्यादा फील होता है, थॉट से ज़्यादा शरीर फील होता है। तो ये 3 लेयर्स आपको एक्सपीरियंस भी हैं। अब ये इन 3 लेयर्स को तो ये बात ही नहीं करते। ये क्या बात करते हैं कि शरीर और चेतना है, बीच में कुछ नहीं है। तो भाई अगर स्थूल है, फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म है, फिर थोड़ा सा और सूक्ष्म है, तो अब आगे भी तो कुछ होना चाहिए ना जो आपको फील नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे फील इंटेंसिटी तो शरीर में ज़्यादा फील होता है, फिर थॉट में और कम फील होता है। थॉट के कंपैरेटिवली ऊर्जा ज़्यादा कम फील होती है, तो ऊर्जा के बाद भी कुछ होना चाहिए। अगर इससे तो आप सीधा ये कैसे कह सकते हो कि पहले शरीर है, फिर विचार है, फिर ऊर्जा है और फिर ब्रह्म है। एकदम आपने डीप ले गए, आप लॉजिक से नहीं जा रहा है। और ये सिर्फ अब मैं तर्क बता रहा हूं आपको, जिससे आप जो लोग जिन्होंने आज तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो समझ सकें। वो आयुर्वेद में 5 लेयर्स में बात होती है। एक्चुअली ये 5 लेयर्स में और विभाजित लेयर है, 16 लेयर्स के बारे में बात होती है पूरी की पूरी, राइट। आयुर्वेद में इन्हीं लेयर्स पे काम किया जाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि पहले अगर शरीर में बीमारी होती है तो प्राण में शरीर में आती है, राइट। लेकिन इसमें एक्चुअली बात करने में क्या होता है ना कि ये वाले लोग आ जाते हैं कि अच्छा अगले जन्म में हम फिर कंटिन्यू होगा और हम मरेंगे नहीं, और ये सब फालतू की चीज़ें, जबकि यहाँ पे बात मरने की हो रही। इसीलिए गुरुओं ने क्या किया, इसके बारे में बात नहीं किया। जैसे कृष्णमूर्ति ने ज़्यादा बात नहीं करी इसके बारे में, ज़्यादा क्या, बिल्कुल बात नहीं करी। बहुत कम एक दो जगह रीइंकार्नेशन के ऊपर बात करी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई कंटिन्यू को, व्हाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब आप वासना ग्रसित है। द एंटायर फंक्शन ऑफ गुरु इज टू किल और इज टू make you die every day for something. So die every day is a concept that all the gurus have been following. This is one similarity that all the gurus have been following. Die or not sharir ka die, die of death, die of desires, right? So ये एक state है जो होती है, जहाँ पे जब मैं बोलता हूँ मरने के बाद, मरने से पहले, ये एक होता है। अब कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस अवस्था में जाने के लिए क्या किया जाए। इस अवस्था में जाने के लिए नंबर 1 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि संसार में सुख नहीं है। नंबर 2, जो दुखी है वही कर सकता है, जो जिज्ञासी है वो नहीं कर पाएगा। जिज्ञासी आदमी सही आदमी नहीं। 2 टाइप के लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिज्ञासी और जो है जो दुखी हैं। और जिज्ञासु लोग जो होते हैं
उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही उनको कुछ पता चलता है वो इन्फॉर्मेशन सीकर होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करते, वो इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन जंप करते जाते हैं, उनका ईगो बढ़ता जाता है कि मुझे और पता चल गया, मुझे और पता चल गया, मुझे और पता चल गया, अब देखो मुझे इतना कुछ पता चल गया। उनको मज़ा आता है, इट्स लाइक एंटरटेनमेंट फॉर देम। जैसे बाहर बॉलीवुड की इंडस्ट्री वैसे स्पिरिचुअल इंडस्ट्री उनके लिए, तो उनको फील भी अच्छा होता है, अरे हम बॉलीवुड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो। बाकी उनके जीवन में कोई दुख होता है वो झेल नहीं पाते, स्पिरिचुअलिटी का वहाँ पे कोई काम नहीं होता उनका। दुनिया भले ही 10 साल से स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हो, आत्मज्ञान ले रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो, लेकिन जब उनके वास्तविकता में जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके फटकी चार हो जाती है। तो ये उनका एक सिचुएशन है जो क्रिएट होती है। दूसरे जो टाइप के लोग होते हैं, जो ये भगवत गीता में भी इसके बारे में बात हुई है, मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, बट 2 प्रकार के बारे में मेन बात करूँगा। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कि दुखी हैं, ये सही पर्सोना है। इस दुनिया में कुछ भी किसी ने किया है, चाहे वो अमीरियत हो, चाहे वो कोई ताजमहल खड़ा किया हो, चाहे कोई पेंटिंग बनाई हो, चाहे कोई संगीत बनाया हो, चाहे कोई अविश्वसनीय या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अतुलनीय कुछ बनाया हो, उसके पीछे आप देखोगे दुख होगा। ताजमहल, मुमताज़ मर गई, ताजमहल बना दिया। पिकासो की बात करें तो बहुत बड़ा दुख है। चार्ली चैपलिन की बात करें तो उसकी ज़िंदगी नाइटमेयर थी, उसकी एक्टिंग में वो दिखता है। वो ही वॉज अ ग्रेट एक्टर बिकॉज ऑफ द नाइटमेयर इन हिज लाइफ। स्टीव जॉब्स, nightmare in his life, that's why he was like that. Then there are people who had a good background but they have the desire problem. Like for example Bill Gates, he studied in Harvard University, right? Donald Trump. So what happens is कि कोई उनका एक्चुअली वो भी दुखी ही थे क्योंकि उनका डिज़ायर उनको दुखी कर रहा था, पर उनकी सिचुएशन अलग थी। उनके पास पैसा ऑलरेडी था, तो पैसा प्रॉब्लम नहीं था, सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं थी। तो कृष्ण ये कहते हैं भगवद गीता में कि 2 प्रकार के लोग आते हैं, पहला जिज्ञासु, दूसरा दुखी, पीड़ित। जो पीड़ित वर्ग लोग हैं, ये लोग जो होते हैं, इनको पहले से ही आभास होता है कि संसार में सुख नहीं है। मैं उसी से आया हूँ। 2 टाइप के डोर होते हैं ना, मैं दूसरे डोर से आया हूँ। इन लोगों के साथ राइट काम किया जा सकता है। ये आदमी ऐसा आदमी है जो आप जो कहोगे वो करेगा, जो भी कहोगे आप कहोगे कि सब कुछ छोड़ ये कर, आदमी करना चालू कर देगा। उसको बस गाइडेंस चाहिए। तो एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए? मेरी या गुरुओं की। ऐसे लोगों पे, जो लोग सिर्फ जिज्ञासु हैं, या ऐसे लोगों पे जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है, जो मर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ लोग, कहीं शिप सिंक हो गया था, तो एक बहुत बड़ी नाव थी, वो डूब गई। लोग तैरने लगे, जहाज था वो डूब गया। हेलीकॉप्टर आया, रेस्क्यू किया। बाद में पता नहीं कुछ ऐसा मैंने सुना था, कहानी ऐसी कुछ थी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ क्या था। कि उनसे पूछा गया कि आप सबसे पहले किसको बचाते हो। जैसे आप जाते हो, इतने लोग आपको दिखते हैं नदी में तैर रहे हैं, समंदर में तैर रहे हैं, तो किसको बचाते हो? तो उन्होंने बोला, मैं उसको बचाता हूँ जो मेरे पास आ रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा मर रहा है बचने के लिए, मैं उसको बचाता हूँ। जो हमारे पास आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बेचैन है, हम उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। और जो खड़ा हुआ है कि वो तो आके बचा ही लेंगे हमको, उनके पास सबसे लास्ट में रेस्क्यू जाता है। तो कहता है जो हमको पहले बचाओ, हमको पहले बचाओ, जो सबसे ज़्यादा तड़प रहा है उसको बचाया जाता है। तो यानी जो दुखी है उस व्यक्ति को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ना कि जो जिज्ञासु है, ना कि जो बैठा हुआ है, उसको अटेंशन चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है वैराग्य को प्राप्त करने का? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसको होती है? दुखी व्यक्ति को। ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑब्जर्वेशन की इस दुनिया में सुख नहीं है।
पूरी तरीके से उसको अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसको लगना चाहिए। उसके अंदर नेचुरली एक क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे सुखी होना है, मैं कहाँ से हूँ, यहाँ नहीं हो रहा है, सुख कहाँ है। ये 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन, देन क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चनिंग जब उसकी है तो आंसर करने के लिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन चक्कर क्या है, लोगों को आईएएस बनना है, लोगों को सिंगर बनना है, लोगों को उसमें खुशी प्राप्त करना है, लोग उसमें मर रहे हैं, और वहाँ पे उनको करना है तो उनको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, एस्केप चाहिए, तो यहाँ भी आ जाते हैं मेडिटेशन करने, दुनिया की बातें करने। अंदर ही अंदर उनके चल रहा है क्यों, अभी उनको आईएएस बनने का मौका मिल जाए वो सब छोड़ देंगे। आप मेरे से पूछो सिंगर बनने और स्पिरिचुअलिटी, मैं कहूँगा तुमको गोली मार दूंगा दोबारा ये सवाल पूछा तुमने, जबकि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। मेरी सिंगिंग में मैंने इतनी मेहनत करी है इसकी कोई सीमा नहीं, बहुत मेहनत करी, ऑब्जर्वेशन से अपनी सिंगिंग को बनाया है। 5 साल शुरू में गुरु से सीखा है, उसके बाद गुरु को छोड़ दिया मैंने, और यही मैंने स्पिरिचुअलिटी में भी किया। शुरू में संदीप महेश्वरी को सुना थोड़ा बहुत 3-4 साल, फिर मैंने कहा मैं खुद सीख लूंगा, भाड़ में जाओ, क्योंकि वो रोटेशन क्रिएट हो गया ना, ऑर्बिटिंग हो गई। जब आप एक जगह आप खड़े हो और आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पा रहे हो, आपका मैंने चूस लिया फिर सदगुरु को चूसा, आई सक देम अलाइव और उसके बाद फिर मैंने अलग अलग लोगों को, क्योंकि फिर वहाँ तक मुझे एहसास हो गया कि जब पहली बार जब संदीप जी को सुना तो संदीप से प्रेम हुआ, लेकिन संदीप के थ्रू स्पिरिचुअलिटी से प्रेम हो गया। अब जब आपको स्पिरिचुअलिटी से प्रेम हो जाएगा तो आप जो भी आदमी इस पर इंटरटेक दे रहा है, जब सदगुरु ने अगर इंटरटेक दिया है तो अलग टेक दिया है। तो इन दोनों को मैंने सुना इंटरनेट पे, फिर मैं पुराने ओजीज पे चला गया, और जिस दिन मैं ओजी पे गया उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। ओशो को सबसे आखिरी में सुना है मैंने, बहुत सुना, कम से कम ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट सुन चुका हूँ। तो लेकिन एक लूप क्रिएट हो गया, एक ऑर्बिटिंग क्रिएट हो गई। आप किसी भी गुरु को सुनोगे आप देखोगे रिपीटेशन आ रहा है, राइट, रिपीटेशन आ रहा है। तो वहीं तक सुनना है जहाँ तक कुछ नया हो, और फिर किसी और को पकड़ना है, उसको सुनना है जहाँ पे कुछ नया हो, फिर आप महाविद्वान बन जाओगे। क्योंकि चक्कर क्या है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कि सारी थ्योरीज पढ़ ली, वो तो ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसमें अलग अलग क्या है वो पढ़ना है, नहीं तो इट्स अ टाइम वेस्ट। अगर ओशो भी वही बात कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति वही बात कर रहे हैं, रमन महर्षि वही बात कर रहे हैं, तो वो बातें मैं नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ आपका टेक क्या, आप अपना बताओ, बाकी का मैं वो सब मैं सुन चुका हूँ, दूसरा बताओ कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ ये, अरे ये तो नया एंगल है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, फिर इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्या ये सच में है, क्या वाकई में इसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगाया जा सकता है, पता लगाता हूँ वो सत्य निकलता है, उसको अपने झोले में डाल लेता हूँ। ऐसे करते करते आप झोले में डाल, एक्चुअली रिसर्च का ये प्रोसेस ही है। आप देखो, अगर आप टेलीस्कोप वाली जो मैंने एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ, कि अगर आपको जेम्स वेब हबल से अच्छा टेलीस्कोप बनाना है तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, गैलीलियो से स्टार्ट करना पड़ेगा, बेसिक लेंसिंग क्या होती है, लेंस क्या होते हैं, ये सब। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखो कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कॉम्प्लेक्स होता गया। आज का जो आप अगर 10,000 रुपये का टेलीस्कोप खरीदोगे, 10,000 रुपये का टेलीस्कोप खरीदोगे अगर आप, तो आप देखोगे वो गैलीलियो से लाखों गुना अच्छा है, सिर्फ 10,000 का टेलीस्कोप। आज यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो रिसर्च पेपर्स क्या कह रहे हैं, थीसिस क्या है, ये सब होता है इस तरीके से पढ़ा, विद्वानता ऐसे ही आती है, राइट। तो कहाँ थे हम लोग कि पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप है कि क्वेश्चनिंग, कि भाई हाँ क्वेश्चन कर भी रहा है आदमी, किसी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी है, क्वेश्चनिंग नहीं है, तो हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन उठाएं बिना ऑब्जर्वेशन के तो क्या होगा, आदमी कहेगा अरे हटो मुझे आईएएस बनना है, हटो मुझे वासना चाहिए, अरे भाड़ में जाओ तुम, मुझे आकृति से शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने, वो आदमी यही करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन है तो क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अब ऐसा व्यक्ति को आप वैराग्य में स्थित कर सकते हो।
थर्ड स्टेप क्या हुआ? थर्ड स्टेप ये है कि वो व्यक्ति अपने बारे में और प्रकृति के बारे में समझने लगे कि वो क्या है, प्रकृति क्या है, वो क्या है। उसमें बहुत सारे, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो है, रिसर्चेस हैं। अष्टावक्र गीता अच्छा है, भगवत गीता अच्छा है, या आप किसी विद्वान का कोर्स ले सकते हो अगर आपको लगता है कि वो उसका इंटेंशन अच्छा है, अगर उसका नॉलेज अच्छा है तो आप उसका ले सकते हो, उसका समझाने का तरीका अच्छा है तो आप वो ले सकते हो। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि खुद भी पढ़ सकते हो, जो कि ज़्यादा मेहनत वाला काम है, ठीक है। उसको पढ़ पढ़ के ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको अलग अलग एंगल से देख सकते हो। पहले पढ़ना है, फिर ऑब्जर्व करना है। पहले पढ़ो, तुम विश्व साक्षी हो, अच्छा इसको ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, आप उसको समझते जाओगे। आप साइंस के नज़र से देख सकते हो। आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि साइंटिफिकली अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अरे साइंटिफिकली मत भी देखो तो एवोल्यूशन देख लो उठा के, ये क्या बीच में लेके आ गए हो। ये तो मान्यताएं हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, वो खुदा है, वो जीसस है, वो ये है। अरे भैया आप एवोल्यूशन देखो ना उठा के, उसको छोड़ो, वो तो प्रूव नहीं हुआ है। जो प्रूव हो रखा है उसको क्यों नहीं देख रहे हो आप? इस अर्थ के एक्सटेंशन नहीं है क्या? आप मछली थे, अमीबा थे, अमीबा से मछली बने, मछली से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से मैमल्स पे आए। तो आप क्या हैं? आप पृथ्वी हैं। और पृथ्वी कहां से निकली? सूर्य से निकली है। सूर्य कहां से निकला? ब्लैक होल से निकला है। तो आप क्या हैं? आप ब्लैक होल हैं? नहीं, और नीचे चले जाओगे तो है, बट अगर सिर्फ पृथ्वी तक ही रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अरे सिर्फ अगर इतना परसेप्शन हो जाए कि हम पृथ्वी हैं और कोई मां नहीं है, हम ही मां हैं, ठीक है। एक समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हो मदर अर्थ एंड मी, पर क्या मदर अर्थ और मी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होता तो आपको मार काट के अगर फेंक दिया जाए तो आप वापस पृथ्वी नहीं बनते। आपको मार काट के कहीं फेंका जाता है, वापस पृथ्वी बन जाते हो 10 साल में, 5 साल में। डिकम्पोजिशन बोलते हैं उसको। चाहे ऊपर पड़े हो चाहे नीचे पड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर पड़े हो तो लेट होगा, गाड़ के पड़े हो तो थोड़ा और वो होगा, जल्दी होगा। जलते हो तो राख बन जाते हो, अग्नि में विलीन हो जाते हो, या तो इवेपोरेट हो। जब आदमी जलता है तो अग्नि में और हवा में परिवर्तित होता है, जब आदमी गड़ता है तो मिट्टी में परिवर्तित होता है। तो पांचों तत्व में तो एक तत्व में जा रहे हो या 2 में जा रहे हो, तो भैया वहीं से निकले वहीं पे चले गए। अब इसमें क्या आपको आत्मज्ञान की जरूरत है? सिर्फ इतना समझने के लिए कि आप नेचर है, प्रकृति है। इसमें क्या आप लेके आ गए हो कि कंफ्यूजन क्या है आपको कि आपकी शक्ल मेरी शक्ल से अलग है? अरे वो ग्रॉस पे मत, थोड़ा सा जूम इन करो। क्या आपका ब्लड मेरे ब्लड से अलग है? हाँ मेरा ए पॉजिटिव है। अरे घोचू, ए पॉजिटिव की बात छोड़ो, हटाओ उसको। ए पॉजिटिव में जूम इन करो। आरबीसी नहीं है आपके ब्लड में और मेरे ब्लड में हाँ है, आपके ब्लड में हाँ है। डब्ल्यूबीसी है आपके पास? हाँ है, मेरे में हाँ। अब इसको जूम आउट करो तो क्या हो जाएगा? वो ए पॉजिटिव बन जाएगा, मेरा हो जाएगा ओ पॉजिटिव, आपका हो जाएगा बी पॉजिटिव। अब इसको और जूम आउट करो, एक बीइंग बन जाएगा, वो अलग दिखेगा। एक डीएनए है वो अलग दिखेगा, एक फिंगरप्रिंट है वो अलग दिखेगा। तो जितना ज़्यादा आप जूम आउट करोगे उतना ज़्यादा अलग दिखेगा, जितना ज़्यादा जूम इन करोगे उतना ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ 0 हो जाएंगी, सब कुछ एक हो जाएगा, ख़त्म। और इसमें आपको क्या चाहिए मुझे ये बता दीजिए। अब जब इस विजन से आप जीते हो तब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आता है? पहला परिवर्तन आता है कि मैं सबसे अलग नहीं हूँ, लेकिन इतनी सारी ह्यूमन कंडीशनिंग कर दी गई है कि मुझे वो सत्य लग रहा है। तो आपको उसके लिए ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग चाहिए। तो आप एक एक नॉर्म्स को भेज सकते हो, उससे आप बाहर आ सकते हो। फिर दूसरा है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है।
वो आपको परेशान करेगा, उससे आप बाहर आ सकते हो। क्यों? थोड़ा बहुत करके देखो, ऑब्जर्व करो, बाहर आ जाओगे। ऑब्जर्वेशन इज द लिबरेशन, नॉट नॉलेज। नॉलेज इज अ सोल्यूशन, बट अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ओनली। आप देखोगे इतने बड़े बड़े गुरु, इनके अंदर वासनाएं होती हैं। अब मुझे ये एम्पायर बिल्ड करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप देखोगे अंदर एक होता किसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। बस मैक्सिमम आदमी क्या कहता है, बहुत सारे गुरु को आप देखो यूट्यूब पे, हमने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, तो क्या करें? ये कोई उपलब्धि है? हम फिट हो गए, ये उपलब्धि? ये बॉडी बिल्डिंग का वो चल रहा है, ये बॉडी बिल्डिंग की संस्था है, ये कोई डाइटरी संस्था है जहाँ पे डाइटिशियन, मैं डाइटिशियन लग रहा हूँ आपको? हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो क्या उपलब्धि है ये कोई उपलब्धि है? आपकी वासनाएं आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके जो रिश्ते हैं उसमें परेशानियां हैं, आपके डिज़ायर जो है इतना परेशान आपको करते रहते हैं, लिबरेशन है नहीं आपके अंदर, हर समय आपके अंदर एक टेंशन बनी रहती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी। ये कॉन्सेप्ट मेरा ही ऑब्जर्व किया हुआ है। इसके बारे में, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको पता नहीं लोग तवज्जो नहीं देते, बट मैं हमेशा इसको तवज्जो देता हूँ। मतलब इट्स अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। मतलब आई हैव नेवर सीन अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट इन माई लाइफ। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सट्रीमली नाइस एक्चुअली। इसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट, वैसे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट एक अलग से पॉडकास्ट कर सकता हूँ। आप देखोगे कि कई गुरुज के नीचे कमेंट आता है कि इन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन कर लिया, वो कर दिया, हो गया। क्या वास्तविकता में वो परिवर्तन है? या वो सिर्फ नीचे लिख रहे हैं, एक्चुअली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? आप उनसे बात करोगे, 4 क्वेश्चन पूछोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप उनकी लाइफ को स्कैन करोगे, उनकी लाइफ वैसे ही चल रही थी जैसे चल रही है, बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस खत्म हुआ है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस मूवी देख के ही खत्म हो जाता है। भाई देखो, जिसके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है उसका कोई स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व। जानने से आपको लिबरेशन नहीं प्राप्त हो जाएगी। जस्ट अ थ्योरी। इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी ये कहती है कि आदमी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपने गुरु को लेके कि ना ही सिर्फ वो इतना प्यार कर लेता है, इतना मोहब्बत कर लेता है गुरु से कि वो व्यक्ति एक भ्रम में आ जाता है, एक इल्यूजन में आ जाता है, एक माया में आ जाता है। इमोशंस इतने ज़्यादा उसके माइंड पर सवार हो जाते हैं कि वो नीचे लिखने लगता है कि मेरे अंदर परिवर्तन आए। तो इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी का मतलब ये है कि इमोशन इस लेवल पे आ जाता है आपके सामने कि रियलिटी ब्लर कर देता है। आपको दिख ही नहीं रहा है कि आपके अंदर वाकई में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इमोशनल इतना ज़्यादा आपके अंदर हो गया है गुरु को लेके। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि अभी जस्ट मेरे दिमाग में चल रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं कुछ भी बोलता हूँ वो उसको मान लेते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए कभी कभी। मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है और ये होता ही है, क्योंकि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आप उसके साथ इमोशनल हो जाते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो वो आपका वेलविशर हो जाता है, आपका गुरु बन जाता है। और वो मोहब्बत की वजह से रियलिटी नहीं दिखती। तो अगर ये गुरु आके कहता है कि चक्र नहीं होते, तो आप लड़ने लग जाते हो, जबकि आपका शुरू का जो बिंदु था, केंद्र बिंदु आप आए थे, वो आप भूल गए। आपका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था मिशन का, आप वो भूल चुके हो। जो प्रारंभिक जो लक्ष्य था, जो गंतव्य था आपका, वो था रियलिटी का पता लगाना।
रियलिटी का पता लगाने किसी गुरु के पास आए, गुरु ने कह दिया रीइंकार्नेशन नहीं होता, आपने चुपचाप मान लिया। गुरु ने कह दिया होता है, चुपचाप मान लिया। गुरु ने कह दिया चक्र होते हैं, चुपचाप मान लिया। गुरु कहते नहीं होते, चुपचाप मान लिया। और आप ये इतनी तेज़ी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया तो मेरे ही कुछ लोग कहने लगेंगे नहीं नहीं हम आपको नहीं मानते। अरे वो तो ईगो हर्ट कर दिया मैंने आपका, चुप रहिए चुपचाप। अब मैंने बोल दिया तो फालतू की बातें मत करिए। अब मेरे लिए फ़ायदेमंद कैसे है? मार्केटिंग ये कहती है कि, क्योंकि मैं अब दूसरे एंगल से बताऊंगा आपको। मार्केटिंग ये कहती है कि प्रोडक्ट पे बिलीव मत करवाओ, खुद पर बिलीव करवाओ। द मोमेंट वो आप पर बिलीव करने लगेंगे, आपका छुआ हुआ हर चीज़ सोना हो जाएगा। और जैसे ही कोई चीज़ सोना बनती है, जैसे ही कोई चीज़ उसमें परिवर्तित होती है, तो वो उसको सोना मानने लगते हैं। तो आपको तो सोना लग रहा है, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं या मेरे जो गुरु के फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके लिए ना ही वो सोना है ना ही वो लोहा है। उनके लिए उनको पता लगाना है। लेकिन चक्कर क्या है कि अगर आप देखोगे, अगर इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हैं तो 100 में से 98 सब्सक्राइबर्स ट्रस्ट बेस्ड, क्योंकि लोग इतना तार्किक नहीं है कि वो भेद पाएं। उनको ना वो इमोशन पे चलते हैं लोग। उनको ना एक लीडर चाहिए जिनको वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। ये होता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल मार्ग पे थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब है सच्चाई, सत्य का मार्ग। सिंगिंग गुरु अगर आप हो या फिर डांसिंग गुरु हो, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है काम करती है। उतना नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। वहाँ पे जो गंतव्य है, जो उद्देश्य है, वो कुछ और ही है। मार्केटिंग ये कहती है कि डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, सेल योर सेल्फ। तो क्या होता है, शुरू में आप मेरा एक प्रोडक्ट लेते हो, फिर आप मेरे कम्युनिटी में जुड़ते हो, फिर आप मेरे और भी सेशंस देखते हो, फिर आपको मेरे से मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आप मेरा बोला हुआ हर चीज़ खरीद लेते हो। तो शुरू में आप देखते हो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, 4-5 महीने डाउन द लाइन आप फिर देखते हो कि मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस पे हाथ रख रहा हूँ। अगर आज मैं बोलने लगूँ कि इस आदमी का बुक खरीदो, आप खरीद लोगे। सोचो क्या, तो ट्रस्ट कितना खतरा। इसलिए तो शाहरुख खान को, जैसे आप देखो शाहरुख खान, सलमान खान, ये सबको लेके आते हैं जो एंडोर्समेंट के लिए, बिकॉज इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी ब्रो। द मोमेंट यू ब्रिंग शाहरुख खान, पीपल विल फॉलो इट। द फॉलोअरशिप, द ब्लाइंड फॉलोअर्स, इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, इसलिए बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोअर्स। ब्लाइंड हाउ इट इज, देयर blindness, their eyes are floated with or faded with emotions, bro. And if you observe the phenomena inside your brain, then you are liberated to that. आप उससे भी liberated हो जाओगे, and then you are outside the game. आप liberate पे हो, आप salvation पे हो, आप मोक्ष हो। If you don't observe this while it is happening, you are into that. You don't feel also कि कब होता है, कितनी तेज़ी से होता है, मिली सेकेंड से भी तेज़ी से होता है ये। इसलिए आप पकड़ नहीं पाओगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि किस लेवल पे ये होता है। और ये सिर्फ एक है, इमोशंस ब्लर्स द डिसीजन मेकिंग, इमोशंस ब्लर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, emotions blurs the reality, attachments blurs the reality. So the emotional mind entirely blurs the reality. So if you want to be real, you have to be observing the emotion blur the reality phenomena. Anyway, thank you so much. Take care.